हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मैट्रिक के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन से परेशान हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है इतना बड़ा बड़ा चैप्टर देख करके कि कौन सा क्वेश्चन पढ़े जो परीक्षा में आ जाए, तो आज का वीडियो वैसा ही होने वाला है जिसमें हम लोग वैसा मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। 10th साइंस की पूरे किताब से चुने गए मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट परीक्षा में आएगा। तो अगर आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के इस वीडियो के में से एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा। हर एक प्रश्न को आप बहुत अच्छा तरीका से पढ़िएगा। यकीन मानिए साइंस का क्वेश्चन आपको एकदम आसान लगेगा। परीक्षा में आप एक एक क्वेश्चन को बना करके आइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की शानदार सी सेशन को। तो आप लोग प्लीज लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है पूरे 100 गेस मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, मैंने एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूं कि आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट और ये सभी क्वेश्चन बैंक से गेस किया गया है। यहाँ पर अगर आप लोग देखना चाहे देखिए 12th वालों का एग्जाम हुआ है हिंदी ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन जितना हम पढ़ाए थे अपने ऑफलाइन कोचिंग में हर एक क्वेश्चन मिल चुका है। तो आप भी यकीन मानिए आपके एग्जाम में भी हर एक क्वेश्चन लड़ेगा और आप अच्छा तरीका से बना करके जरूर आइएगा। तो इसलिए पूरा सेशन को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग बात कर रहे थे मोस्ट वीवीआई था कि लोहे की वस्तुओं को हम लोग पेंट क्यों करते हैं, लोहे के वस्तुओं को हम लोग रंगते क्यों हैं। तो आप अपनी भाषा में आंसर दे सकते हैं कि लोहे के वस्तुओं को जंग से लगने से बचाने के लिए उसको पेंट किया जाता है। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि लोहे को नमी और वायु के संपर्क से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। पेंट की परत लोहे को ऑक्सीजन और जल से क्रिया करने से रोकती है जिससे जंग नहीं लगता और धातु सुरक्षित रहता है। समझना कि लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर पेंट कर देते हैं ताकि उस पर जंग नहीं लगता है और धातु क्या रखता है बाबू, सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एकदम वेरी 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 इंपोर्टेंट है, परीक्षा में ये चीज छपेगा, ये प्रश्न छपने वाला है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। इसका एक एग्जांपल देखिए ना, कितना बार एग्जाम में पूछा गया, बार बार रिपीट होता है। क्या चीज कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ये इतना आसान है, आप जवाब बता सकते हैं कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के दोनों तरफ अविकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होता है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान, क्या चीज कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अविकारक एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होता है उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण। और यहीं पर अगर असंतुलित पूछा जाए तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और उत्पाद के, ठीक है ना, परमाणुओं के तत्वों की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित तो समझिए गए, ठीक है ना। तो Mg+2HCl यहाँ पर ये एरो हो जाएगा और इस प्रकार से जो कि संतुलित है, ठीक है ना। देखिए मैग्नीज भी एक है, 2HCl मतलब हाइड्रोजन का 2 अणु और क्लोरीन का भी 2 अणु। तो ये चीज यहाँ पर ये क्या है बाबू, ये समीकरण संतुलित है। तो ये चीज आप लोग एकदम आसानी से याद कर लेंगे और ऐसा आंसर ढूंढ करके लाया ना बाबू, आप एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, बस आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 है पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों CaSO4 इंटू में 1/2H2O। कमेंट बॉक्स में आप लिखने का कष्ट कीजिएगा कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है। जिप्सम का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। आर्द्रता रोधी बर्तन में ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आते ही बहुत जल्दी अभिक्रिया करके एक कठोर पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है जिसके बाद इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर मान लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ठीक है ना, जल से हटा करके नहीं रखेंगे, जल से संपर्क में रखेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है ना, जल के संपर्क में आते ही बहुत जल्दी अभिक्रिया करके एक कठोर पदार्थ जिप्सम बनाता है जिसके बाद इसका हम उपयोग ही नहीं कर सकते। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाता है, एक कठोर पदार्थ में बदल जाता है जिप्सम में, जिसका बाद हम उसका उपयोग कर ही नहीं सकते। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो आप लोग यूज जानते होंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है, सूत्र एवं उपयोग लिखे, एग्जाम में आएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र तो CaSO4 इंटू में 1/2H2O। इसका उपयोग तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए हड्डियों टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। और एक यूज याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्तियों सबका जो है ना निर्माण में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4
एकदम वीवीआई बताए ना, आज जितना क्वेश्चन लाया है ना एकदम बता रहा दिल से, मोस्ट वीवीआई परीक्षा में छपने वाला। कि हमारे अमाशय में बाबू अम्ल HCl का क्या कार्य है, क्या भूमिका है। हमारे अमाशय में जो है HCl का क्या भूमिका है, क्या कार्य है, बताइए। तो हमारे अमाशय में अम्ल जो होता है ना, अम्ल HCl, इसका कार्य यह है, निम्नलिखित है। हमारे अमाशय में अम्ल का कार्य क्या है, निम्न है। ऐसे आप हेडिंग बना दीजिएगा, निम्न है। ठीक, निम्न है। पहला हो जाएगा, यह भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। हमारे अमाशय में जो HCl होता है बाबू अम्ल, इसका कार्य क्या है, तो यह भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। और दूसरा कार्य क्या है, कि यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, और जो पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होता है। यह माध्यम अर्थात HCl जो होता है क्या होता है, तो यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो कि पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है, इसको चालू करता है, और इसके लिए आवश्यक होता है। तो हमारे अमाशय में अम्ल का यही दो कार्य है, कि यह भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। कौन, तो अम्ल HCl, ठीक है। और यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो कि पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होता है। याद कर लीजिएगा, 101% चांस है इसका आने का एग्जाम, 2 मार्क या फिर 5 मार्क में। क्वेश्चन नंबर 5, यूं तो इस प्रश्न बेविया है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है, हो सकता है सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 2014, 17, 20 और 22 में 2 मार्क में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है ना बाबू इस प्रकार कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है, क्या क्या चीज जरूरी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बताएंगे कि स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल H2O की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर स्वपोषी पोषण जो होगा तो उसके लिए क्या सब चीज जरूरी है, तो स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और क्या सर जी, जल की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति क्या है, जरूरी है। ये चीज रहेगा तब ही स्वपोषी पोषण का कार्य होगा। जैसे स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल बताइए, तो पेड़ पौधे जो होते हैं बाबू ये कैसे होते हैं, ये सर जी स्वपोषी पोषण इसमें पाया जाता है, स्वपोषी होते हैं, ठीक है, हरे पेड़ पौधों। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 वीवीआ प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट कि दो पादप हार्मोन के नाम और कार्य लिखिए। दो पादप हार्मोन है जिसका नाम और कार्य आप सभी को बताना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हेडिंग बनाएंगे ऐसे प्रश्नों में, क्या हेडिंग, कि दो पादप हार्मोन के नाम और कार्य क्या है, नाम और कार्य निम्न है। दो पादप हार्मोन को के नाम एवं कार्य निम्न है। सबसे पहला ऑक्सिन एक हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी हार्मोन है। दो पादप हार्मोन हुआ ना, एक ऑक्सिन एक हो जाएगा साइटोकाइनिन। अब इसका कार्य भी ना बताना, आइए जानिए। ऑक्सिन जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाता है। ऑक्सिन क्या होता है, तो ऑक्सिन कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाता है। और साइटोकाइनिन जो होता है यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन क्या करता है, प्रेरित करता है। दो पादप हार्मोन का नाम याद हुआ आपको, एक होता है सर जी ऑक्सिन, एक साइटोकाइनिन, कंप्लीट है इसका कार्य। तो ये जो होता है ना ऑक्सिन गुरुजी, ये कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाता है, और साइटोकाइनिन जो होता है ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन को क्या करता है, प्रेरित करता है। 6 को आप ऐसे याद रखिएगा, 7 पर फोकस कीजिए। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रश्न परीक्षा के लिए एकदम मोस्ट बेबी है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्यारे विद्यार्थियों अगर अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लाइक और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि 100 गेस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का, उससे बाहर परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप धुआं धुआं कर देंगे, उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी प्लीज शेयर कीजिए, अपने दोस्त को भी फायदा दिलाइए, प्लीज दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को। तो तारे क्यों टिमटिमाते, आप बहुत सारे आंसर देखे होंगे, लेकिन ऐसा आंसर आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। क्या सर, कि वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। जब तारों का प्रकाश इन परतों से गुजरता है ना, तो उसका वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन होता है जिससे तारे की आभासी स्थिति बदलती रहती है और वे टिमटिमाते दिखते हैं। समझे कि नहीं, एक बार फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा बाबू, कि वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। वायुमंडल का जो विभिन्न परत होता है उसका अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। जब तारों का प्रकाश इन परतों से गुजरता है ना, तारा का जो प्रकाश रहता है ये वायुमंडल के जो विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है ना, उसमें जब तारों का प्रकाश इन तारों से गुजरता है
तो उस वायुमंडलीय तो उसका वायुमंडलीय अपवर्तन होता है और जिससे तारे की आभासी स्थिति बदलती रहती है और वे टिमटिमाते दिखते हैं, ठीक है ना। तारे का टिमटिमाना किस घटना का एग्जाम्पल है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। किसके कारण बाबू? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, आप कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। चीजें याद रखिएगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आज के इस वीडियो से कंप्लीट होगा। नेक्स्ट बात कीजिएगा, ओम का नियम क्या है? परीक्षा में 5 मार्क में इस बार पूछा जाएगा, 2 मार्क में भी चांस रहेगा, ठीक है ना। 5 मार्क और 2 मार्क आप लिख के लीजिए, दोनों में से एक में ये प्रश्न आएगा। ओम का नियम क्या है? तो एकदम सिंपल सा सटीक आंसर लिखना है कि ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप स्थिर रहे तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, जहां पर V बराबर आर है या फिर R बराबर में V बट्टा I हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। V आपका हो जाएगा वोल्ट, ठीक है ना। बताइए, V आपका विभवांतर, यहाँ पर क्या होगा? V आपका विभवांतर, I हो जाएगा विद्युत धारा, R हो जाएगा प्रतिरोध। आप समझे कि नहीं बात को? मेरी बात को बूझे क्या सर जी? कि ओम के नियमानुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप स्थिर रहे तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है? उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, V बराबर आया। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न कि चालक एवं अचालक पदार्थ क्या है? भी प्रश्न है और आसानी से देखते ही आंसर आपको याद हो जाएगा। चालक और अचालक पदार्थ क्या है? आंसर को देखते ही याद करना है। बहुत सुंदर आंसर लिखा गया है कि वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। अच्छा सर, इतना आसान आंसर है? यस, आप सही सुने, बहुत सिंपल। कि चालक तो वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होते हैं उन्हें चालक, और अचालक तो वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे अचालक कहते हैं। कुछ दिक्कत है? 1 सेकंड में याद हुआ ना? 2-4 को एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए बाबू, एल्यूमिनियम हो जाएगा, लोहा, चांदी, इस सब से देखिए करंट लगता है। फिर मान लीजिए तार लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसा करिएगा नहीं तो तार में करंट रहता है, बिजली वाला लीजिएगा और उसको जब लोहा में सटाएंगे ना तो लोहा में भी करंट चल जाता है। एल्यूमिनियम का तो तार होता है जिसमें करंट जाता ही है, चांदी में भी जाता है, तांबा। तो ये सब क्या है बाबू? ये चालक पदार्थ है, ठीक। जैसे मान लीजिए लकड़ी, अगर सूखा हुआ लकड़ी रहेगा तो उसमें आप कतनो करंट लगाइएगा तो उसमें करंट नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए मिट्टी में लगेगा, नहीं सर। चमड़ा मान लीजिए, चमड़ा में भी नहीं, प्लास्टिक में लगेगा करंट, बताइए। प्लास्टिक में तार जोड़ दीजिए, कुछ प्रभाव पड़ेगा उसमें? कुछ नहीं होगा। तो ये सब इसलिए अचालक पदार्थ, चालक पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके उसे चालक कहते हैं, और जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो ही नहीं उसे चालक पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत हुआ? 1 सेकंड में याद हुआ, बहुत अच्छा। अगर अच्छा लग रहा है ना बाबू, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पर देखिए, रेलवे सिग्नल का प्रयोग लाल रंग का ही क्यों होता है? रेलवे सिग्नल जो होता है उसमें लाल रंग का ही यूज क्यों होता है रेलवे सिग्नल में? आइए, इतना आसान प्रश्न देंगे कि आप खुश हो जाइएगा। और जैसे खुश होइएगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लग रहा है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, रेलवे का जो सिग्नल होता है उसमें लाल रंग का प्रयोग खतरे के निशान के लिए दर्शाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, ओके। जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है और यह रंग कम फैलता है। जिसके कारण क्या होता है? यह लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है और यह रंग कम फैलता है। अब जब यह रंग कम फैलता है तो कुहासे है ना, कुहासे और धुएं में भी स्पष्ट दिखाई देता है। जब प्रकीर्णन कम होगा ना, ज्यादा प्रकीर्णन नहीं ना, प्रकीर्णन मतलब जानते हैं ना, खूब दिखना, समझना, चमकना, तो ऐसा नहीं है, इसका प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है। तो यह रंग कम फैलता है, और जब यह रंग कम फैलता है तो कुहासे और धुएं में भी यह स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए रेलवे सिग्नल में लाल रंग का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत हुआ? कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है और यह रंग कम फैलता है। जब प्रकीर्णन कम होगा तो यह रंग कम फैलेगा, ठीक है। और जब यह रंग कम फैलता है तो कुहासे और धुएं में भी ये स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए रेलवे सिग्नल का लाल रंग का ही यूज किया जाता है। रेलवे सिग्नल में लाल रंग का यूज किया जाता है। बताइए आंसर कैसा लगा? दिल खुश हो जाना चाहिए, ऐसा ऐसा आंसर लाए हैं। तो प्लीज आप पूरा वीडियो को देखिए, सभी प्रश्नों को याद कीजिए। एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताना है, याद कर लीजिएगा। वैसे एसी एवं डीसी में अंतर याद रखिएगा, वो एग्जाम में आएगा, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में आएगा जब 100 VVS सब्जेक्ट के क्वेश्चन बताएंगे ना, कल या फिर परसों, ठीक है ना, 10 तारीख से पहले आ जाएगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धुआं करेंगे। इस तरह के प्रश्न में हेडिंग तो ये भूलना नहीं है कि एमीटर तथा वोल्ट मीटर में निम्नलिखित अंतर है।
देखिए एमीटर में आप लोग तालिका बना के लिख दीजिएगा। एमीटर किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। एमीटर क्या करता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है, पहला हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा कि एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में, आप वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। ठीक है, आइए तीसरा देखिएगा बाबू। तीसरा कि इसका स्केल एम्पियर होता है। इसका स्केल क्या होता है, तो इसका स्केल एम्पियर में अंकित होता है। जरा वोल्टमीटर में देख लीजिएगा मेरे साथियों। देखिए इसका स्केल वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्टमीटर का स्केल क्या होता है, ये वोल्ट होता है। एमीटर का एम्पियर होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, समझे ना। ठीक है सर। देखिए वोल्टमीटर का पहला देखिएगा कि वोल्टमीटर किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। वोल्टमीटर क्या करता है, किसी भी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। और दूसरा देखिएगा, दूसरा कि वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और तीसरा प्रश्न, ये तो आपको एक बार बताया था ना कि एमीटर का स्केल मीटर, ठीक है ना, एम्पियर का नहीं सर, एमीटर का। देखिए हाँ, एमीटर का स्केल एम्पियर में अंकित होता है और वोल्टमीटर का स्केल वोल्ट में अंकित होता है। एकदम याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एकदम वीवी है प्रश्न। क्या है प्रश्न कि ओजोन परत क्या है और यह क्यों नष्ट हो रही है। ओजोन परत जो है, ये ओजोन परत क्या है और यह क्यों नष्ट हो रही है। ये बहुत शानदार प्रश्न है और एग्जाम के लिए एकदम गेस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आइए इसका आंसर जानते हैं। बहुत आसान आंसर है। देखिए ओजोन का सूत्र जानते हैं, ओजोन का सूत्र होता है O3। क्या होता है, ओजोन का सूत्र O3 होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए कि ओजोन परत क्या है। बहुत आसानी से जानेंगे कि ओजोन का सूत्र O3 होता है। तो ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की यूवी किरणों से बचाती है। यूवी होता है पराबैंगनी किरण। ठीक है ना, ओजोन परत क्या करता है, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है। और यह मुख्य रूप से CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों के कारण नष्ट हो रही है, जिनका उपयोग फ्रिज और एसी में होता है। ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण नष्ट हो रही है। ओजोन परत जो है किसके कारण नष्ट हो रही है, तो ओजोन परत जो है ना, यह मुख्य रूप से CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों के कारण नष्ट हो रही है, जिनका उपयोग फ्रिज और एसी में होता है। ठीक है, तो ओजोन परत जो है क्या, देखिए बहुत अच्छा चीज है जो कि पृथ्वी को, है ना, सूर्य की पराबैंगनी किरण जो होते हैं, जो कि पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, उससे बचाती है। और यह मुख्य रूप से बाबू क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों के कारण नष्ट हो रही है, जिसका उपयोग फ्रिज और एसी में होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट परीक्षा में उतरेगा ये प्रश्न, यहां से संजीव एकेडमी से डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में उतरेगा कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग लिखिए। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के प्रमुख दो दो उपयोग लिखिए। देखिए बाबू, बेकिंग सोडा का सूत्र जानते हैं, ये NaHCO3 होता है। इसके उपयोग निम्न है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। इसका उपयोग जानिएगा। तो सबसे पहला उपयोग हो जाएगा कि इसका उपयोग खाना को खस्ता बनाने और बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, खाना को खस्ता मतलब समझता है, आसान मुलायम बनाने के लिए। ठीक है ना, बहुत ज्यादा खस्ता बनाने के लिए, और बेकिंग पाउडर बनाने के में किया जाता है। नेक्स्ट इसका उपयोग हो जाएगा कि बेकिंग सोडा का उपयोग, सॉरी हाँ ठीक है, बेकिंग सोडा ना, तो बेकिंग सोडा का उपयोग एंटीसिड के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में भी होता है, बेकिंग सोडा का यूज। अब देखिए बात करेंगे धोने के सोडा। तो धोने का सोडा का सबसे पहले सूत्र याद कर लीजिए, परीक्षा में छपेगा कि धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू में 10H2। क्या होता है, Na2CO3 इंटू में 10H2। इसका उपयोग प्यारे विद्यार्थियों देखिए, धोने का सोडा का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। धोने वाला सोडा का यूज किसमें किया जाता है, कांच में, साबुन और कागज उद्योग में। और दूसरा, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी धोने वाला सोडा का यूज किया जाता है। ये भी प्रश्न आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समजातीय श्रेणी क्या है, बताइए। होमोलोजियस सीरीज है ना, सीरीज है, सॉरी सीरीज। ये क्या है, उदाहरण समझाएं, बहुत इंपोर्टेंट, एकदम वीवी है। समजातीय श्रेणी क्या है, समजातीय श्रेणी। अगर आप हमारे पूरे गेस क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं ना, यकीन मानिए आपका एक एक प्रश्न एग्जाम में बनेगा और आप शानदार लिख करके आएंगे और कहेंगे कि सर साइंस हो या SST, मैथ हो या नन हिंदी, मैथ नहीं हो या फिर जो भी सब्जेक्ट, धुआं धुआं हो गया। तो बस आप डेली जुड़ेंगे, हमारे वीडियो को देख लीजिएगा, फाइनली गेस सब्जेक्टिव वाला वीडियो जो आएगा। ठीक है,
तो प्लीज अभी तक भी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए साथियों, देखिए कार्बनिक यौगिकों का वह श्रेणी जिसमें सभी सदस्यों में एक ही प्रकार का कार्यात्मक समूह होता है और दो क्रमागत सदस्यों के बीच, ठीक है ना, CH2 का अंतर होता है, इसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। समझ गए ना। और हाँ देखिए, ऐसा ऐसा प्रश्न लाएंगे ना, ऐसा ऐसा प्रश्न का आंसर ऐसा लाएंगे ना, आप एक दिन में 100 क्वेश्चन याद कर सकते हैं, इतना आसान प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो देखिए ना, शानदार तैयारी आप करा देंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे थे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन काफी बार एग्जाम में आया, भी प्रश्न है। देखिए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें सूक्ष्म कण, धूल, वायु के अणु हो, तो प्रकाश उन कणों से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और एक चीज जानते हैं, नोट में लिख दीजिएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग कैसा दिखता है, आकाश का रंग नीला दिखता है। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। 16 कंप्लीट है, 17 पे ध्यान दीजिए। 17 नंबर कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। एग्जाम में काफी बार आया है और इसका आंसर ऐसा लिखे है ना, आज तक आप ऐसे आंसर को देखे ही नहीं होंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में क्यों किया जाता है। वाहन के साइड में मतलब पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए, लोगों को देखने के लिए, पीछे जो भी चीज हो रही है ना, उस क्रिया को देखने के लिए साइड मिरर, गाड़ी ड्राइवर जो होता है उसके बगल में, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह हमेशा वस्तु का सीधा और छोटा प्रति बनाता है। सबसे पहला रीजन क्या है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह हमेशा वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने का मतलब क्या, दूर की वस्तु को भी आसानी से दिखा सकते हैं इस दर्पण में। किसमें, तो उत्तल दर्पण में। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है जिससे ड्राइवर पीछे के बहुत बड़े हिस्से को भी देख पाता है। यही रीजन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। समझे जी। नेक्स्ट, भूतापीय ऊर्जा क्या है, परीक्षा में छपेगा। भूतापीय ऊर्जा क्या है बताइए। भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, सबको देख लेना है। समझे ना। देखिए कि पृथ्वी के अंदर गर्म स्थानों से निकलने वाली उष्मा का उपयोग जब विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तो उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। कितना आसान प्रश्न था। क्या था सर कि पृथ्वी के अंदर गर्म स्थानों से निकलने वाली उष्मा का उपयोग, पृथ्वी के अंदर के, ठीक है ना, गर्म स्थान से निकलने वाली उष्मा का उपयोग जब विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तो इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का कैसा स्रोत है बाबू, भूतापीय ऊर्जा जो है ना सर, ये ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत आसान आंसर था, देखते ही याद हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है और ये सत्य भी है। देखिए आहार जाल क्या है। आहार जाल आपका जो है ना, आहार जाल हो जाएगा पोषी स्तर के बारे में। आहार श्रृंखला क्या, ये 3-4 टॉपिक होता है तो वहां से एक प्रश्न बनते हैं। बताइए कि जब कोई खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ करके एक जाल जैसा ढांचा बना लेती है ना तो उसे आहार जाल कहते हैं। कितना आसान प्रश्न था कि जब एक आहार श्रृंखलाएं, जब कई खाद्य श्रृंखलाएं, ठीक है ना, आपस में जुड़कर एक जाल जैसा ढांचा बना लेती है तो उसे आहार जाल कहते हैं। इसमें एक जीव को खाने वाले कई विकल्प मौजूद होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। देखिए कि अपमार्जक जैसे बैक्टीरिया हो जाएगा, कवक, ये मृत जीवों और कचरे को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं और ये पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिलाते हैं और पर्यावरण को साफ रखते हैं। तो अपमार्जक की यही चीज भूमिका है, ये चीज याद रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 मोस्ट VVS सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आप लोग इस पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे और सभी को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। और हाँ, इसका अगर PDF सब लेना चाहते हैं ना तो गेस क्वेश्चन का PDF सब तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि 100 गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में प्लस वहीं से लड़ेगा, पूरे साइंस का रहेगा निचोड़। ठीक है, तो उस वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आज बताइए, कल उसका वीडियो हम लाएंगे आप सभी के बीच, आप बताइएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तो फाइनली आज के लिए इतना ही।
बाकी आज का वीडियो कैसा लगा दोस्त सब अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं ना सभी के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। आपका शेयर ही हमारा असली सपोर्ट है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।